विपक्षी दलों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। यदि एनडीए सरकार बनाती है और इंडिया अलायंस विपक्ष की भूमिका में बैठता है तो जनता ने उसे भी मजबूती दी है। सशक्त विपक्ष के रूप में जनता ने उन्हें कमांड सौंप दी है कि अब आपको अपनी सशक्ति दिखाना है और सशक्त भूमिका का निर्वहन करते हुए विपक्ष में बैठना है, ताकि सरकार की कोई खामी हो तो वो जनता के सामने आप उजागर कर सकें। लेकिन क्या वास्तव में सभी राजनीतिक दलों ने यही अपेक्षा की थी? इस बार कहा जाता रहा मतदान से पहले कि मतदाता का मौन, और मतदाता के मौन की जो मुखरता सामने आई है वो मुखरता अपने आप में कहानी लिए है, और उस कहानी के कई हिस्से हैं, कई पन्ने हैं। तमाम हिस्सों पर हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी, आपका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। हिमानी सिंह जी, आपका भी स्वागत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु जोशी जी हमारे साथ हैं। विभांशु जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार नीरज तिवारी जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपके पास आना चाहूँगा। जनता से क्या अपेक्षा थी, और क्या जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा पर मतदाता खरे उतरे हैं? देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और जो मेरे साथ विशेष पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। जी देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो एक बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, उसके लिए मैं जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने मतदान के द्वारा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व उनके हाथ में सौंपा है और हम उस पर खरे उतरेंगे। देश भर में मुझे लगता है एक दो स्थानों पर जो हमें चोट लगी है, उससे हम जो भी विश्लेषण करेंगे, कारण ढूंढेंगे और उस पर भी हम अपने कार्यों द्वारा खरे उतरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसने यदा यदा हमेशा यही रीति अपनाई है कि हर एक प्रत्येक कार्य का एक सोची समझी हुई एक इन्वेस्टिगेशन होती है, आप बोले, या उसका उल्लेख होता है और कारण ढूंढे जाते हैं और उस पर सुधार कार्य भी किया जाता है। पर हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बहुत अथक मेहनत की है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और देश की हमारे प्रदेश की जनता और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को भी साधुवाद देती हूँ इसके लिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ है उसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। पर बात है यदि देश के प्रदर्शन की, तो देश के प्रदर्शन के लिए भी कहीं ना कहीं तमाम तरह की चर्चाएं व्याप्त है। वापस आता हूं आपके पास में। लेकिन हिमानी सिंह जी, मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि 12 से कांग्रेस एक पर आई और अब वो एक सीट भी कांग्रेस नहीं बचा पाई? जी बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी के लिए समीक्षा का विषय है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, तो बिल्कुल समीक्षा का विषय है, इसके बारे में गहन चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह के परिणाम देश में आए हैं, अगर मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती और उन्हें अपना आशीर्वाद देती, तो ये परिणाम अलग होते और हम बहुमत का आंकड़ा छूने के करीब होते। और अभी जो जिस तरह की बातें हो रही हैं कि घटक दल और कुछ अन्य लोगों को मिलाकर हम इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा पेश करेगा कल, तो अगर मध्य प्रदेश का आशीर्वाद मिलता तो स्थिति कुछ और ज्यादा अलग होती। ये बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन बहुत सारी चिंताएं भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी हॉट सीट, जिनमें से सबसे मुख्य, पूरे देश की जीत एक तरफ, जिस पार्टी ने राम के नाम से अपनी राजनीति शुरू की हो, उसको राम के नगरी ने नकार दिया, राम ने उसे बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। ये बहुत सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं इस चुनाव में जनता ने एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह इंदौर में 2 लाख का आंकड़ा छुआ है नोटा ने, वो एक संदेश है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी
और चुनाव को चुनाव की तरह ही रहने दिया जाए। दो पार्टियां चुनाव लड़े और जनता फैसला करे कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। हाईकमान में बैठे हुए नेता ये निर्णय नहीं कर सकते कि किसी का नामांकन वापस करके जनता से वोट देने का अधिकार छीन ले, या फिर अजय मिश्रा टेनी जी की हार ने ये संदेश दिया है कि इस देश ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों के साथ अगर कोई अन्याय किया जाएगा तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। फैजाबाद ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि राम राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते और राम के नाम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है। पूरे देश को राम के नाम पर बेवकूफ ठीक है। बनाया और हिमानी जी, अयोध्या ने उस ठीक पार्टी है। को बेवकूफ बना जी, दिया। आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर अहलूवालिया जी, आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन हिमानी सिंह जी, अभी आपने एक बात कही कि कोई भी पार्टी का जो नेता है वो घोषणा नहीं कर सकता है, वो नहीं बता सकता जनता का आदेश है। लेकिन 295 का फिगर तो राहुल गांधी ने दिया था, तो फिर उन्होंने कैसे दे दिया? यदि कोई दूसरी पार्टी का नहीं दे सकता कि 400 पार का नारा नहीं दे सकते हैं, फिगर नहीं बता सकते हैं? मैंने ये इंदौर के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी कि किसी प्रत्याशी का नामांकन वापस कर जनता से उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो प्रत्याशी के चयन तो गलती आपकी हुई ना, प्रत्याशी के चयन में तो गलती आपसे हुई। जनता का रुख देखते हुए ये अनुमान तो इस तरह 400 पार का मोदी जी ने भी लगाया था। हाँ। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के दौरान इस 400 पार के दावे की ही बात करती रही थी। इस तरह के अनुमान लगाना और जनता से वोट देने का अधिकार छीनना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, आपने कहा कि इंदौर के संदर्भ में बात कही कि वहाँ जनता से अधिकार छीन लिया, तो प्रत्याशी का चयन तो आपकी पार्टी ने किया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था आपसे कि आप अक्षय बम को प्रत्याशी बना दो। किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं ले रहा हूँ कि जनता ने नोटा के द्वारा ये संदेश दिया कि कोई भी वरिष्ठ नेता, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, कोई भी वरिष्ठ नेता बैठकर ये निर्णय नहीं ले सकता, चाहे वो खुद प्रत्याशी हो कि जनता वोट नहीं देगी। ये लोकतंत्र है, या जनता के पास ही अधिकार रहेगा। ठीक है, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। नहीं है, हाँ। एक नकारात्मक राजनीति का एक प्रतिबिंब है। हाँ। और इससे साफ हो गया कि कांग्रेस ने अपने ही कार्यकर्ताओं से नोटा दबवाया। हाँ। दूसरी चीज, हाँ। जो भाजपा के हमें जो वोट मार्जिन यूपी में घटा हुआ मिला है, हाँ। वो इस कारण है क्योंकि वहाँ वोटिंग परसेंटेज घटा है। हाँ। उसका इफेक्ट उसका खामियाजा हम देख रहे हैं। तीसरी चीज, हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति और धर्म के आधार पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी का आधार ना रहा था, ना है, ना होगा। क्योंकि जितने भी विकल्प, जितने भी लाभ और जितने भी सरकारी स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दी है पूरे देश को, वो सब पूरे समाज को बराबर बटी है। हमने कोई विशेष एक समुदाय को वंचित नहीं किया है। ठीक है। चौथी चीज, आप इतना ध्यान, मैडम मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। हिमानी जी आपके पास आ रहा हूँ। इंडिया अलायंस है, उसमें कांग्रेस को मात्र 99 वोट्स है, जिसका मतलब ये है कि वो बहुमत तो क्या, वो तो अभी भी भाजपा से 2 गुना नीचे है। पिछली बार 52 या 54 थे, उसके पहले 44, तो अभी भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और आप कितने प्रधानमंत्री बनाएंगे अपने अलायंस में? आप अगर सरकार बनाने का दावा करते हैं क्या, तो 6 प्रधानमंत्री रखेंगे। आपके सारे अलायंस पार्टनर्स सबके ऊपर कुछ ना कुछ केस चल रहा है, स्टार्टिंग विद लालू प्रसाद फैमिली 97 से। सारे आपके नेता उसमें दागी हैं, वर्तमान में भी, और सारे केस 1997 से 2004, 2005 तब से लगातार चल रहे हैं। तो जो अनफॉर्चुनेट हुआ है डेफिनेटली कि सीटों की जो हमें लॉस हुआ है यूपी में, पर जो नैरेटिव्स बुने गए हैं इस लोकसभा के चुनाव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थे कि संविधान को खतरा है, क्योंकि संविधान का परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ने 100 बार किया। जवाहरलाल नेहरू ने 12-13 बार किया, इंदिरा गांधी ने शायद 14 बार किया, राजीव गांधी ने भी कुछ 10-11 बार किया। तो ये एक सरकारी बभौती थी इनकी। कांग्रेस सरकार ने जो किया है, मैं इस पे और बोलती जा सकती हूँ, मेरा शायद पूरा डिबेट ही मैं इसमें आपको दे दूंगी आंकड़े। जी ठीक है। चूंकि हिमानी सिंह जी आप कुछ कहना चाह रही और मेहमान है, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए कम शब्दों में बात रखें, फिर उसके बाद मैं रीना सक्सेना जी के पास आना चाहूंगा। कम शब्दों में बात रखें हिमानी सिंह जी। पहली बात तो दागियों की बात करें तो मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, अजय मिश्रा
और भी बहुत सारे नेताओं के नाम की यही सही, बिल्कुल वाणी जी दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि डिबेट कम पड़ जाएगी अगर दागियों के नाम गिनने लगे तो। लेकिन ये सब बातें करने से अच्छा तुष्टीकरण की राजनीति और धर्म पे आधारित राजनीति, बहुत वरिष्ठ है आप, मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि आपको आज के दिन कम से कम, ठीक है थोड़ी सी खुशी तो आपको भी मनाने का आज दिन है, हमारे लिए भी खुशी का दिन है आज। हमने 2019 के बाद आज बहुत अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, लेकिन आप ये कहें कि आप धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, तो ये तो सरासर झूठ हो जाएगा। यहाँ बैठे सभी लोग मुझसे इस बात से, भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति ही धर्म पर आधारित है। ठीक है हिमानी सिंह जी वापस आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ। रीना सक्सेना जी, बात धर्म की राजनीति की हो रही है, बात तमाम तरह के दागियों की हो रही है, बात हो रही है वर्तमान के जो आंकड़े हैं, जो उन आंकड़ों पर बात हो रही है। आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की थी, यहाँ तक कि केजरीवाल ने अपील की थी कि 13 सीटें दे दीजिए पंजाब की, और यदि ये सीटें आ जाती हैं तो बहुत कुछ हमारा पक्ष जो है मजबूत रहेगा सदन में। तो यहाँ जो जनादेश आया है वो जनादेश कुछ और कहानी बयां कर रहा है। देखिए, जनता का जनादेश सर्वोपरि है। जनता ने अभी हमें 3 ही आदेश दिए हैं, 3 को पहुंचाया है सदन में, तो आवाज़ तो हमारी तब भी बुलंद रहेगी। जनता के अधिकारों के लिए आम आदमी पार्टी जब से निर्माण हुआ है तब से बराबर सक्रिय है, काम कर रही है, और देश में एकमात्र पार्टी है जिसने ईमानदारी से जनता के हित में काम करके मॉडल पेश करके दिखा दिया, जिसकी विदेशों तक में चर्चा है। तो हमें कोई गिला नहीं है, हमें तो जो भी है वो प्लस है, क्योंकि 2019 में हमारा एक आया था सांसद और फिर वो 0 हो गए थे, मगर अब जो है हम 3 पे आए हैं। तो जो भी है, हमें जो भी दे रही है जनता, हमें सहर्ष स्वीकार है, और आगे और प्रयास करेंगे जनता के पास पहुंचने का। आप स्वीकार करते हैं कि ये 3 से लेके 300 तक के सफर की शुरुआत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 से लेके 300 तक की शुरुआत है। आगे हम बनाएंगे सरकार, जी। और बहुत अच्छे से बनाएंगे। ठीक है। और देश हित में, जैसा जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी वादे किए थे, हाँ। जब भी सरकार बन के आएगी देश में, तो जैसा दिल्ली में हम जनता को दे रहे हैं पंजाब में, वैसे ही हम पूरे देश की जनता को देंगे। ठीक है, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आप बस 2 सेकंड में मैं बोलूंगी कि आपके बहुत वरिष्ठ नेता आंखों के ट्रीटमेंट के लिए विलायत जाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं उन्होंने मोहल्ले क्लिनिक्स और वहाँ के जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर केजरीवाल जी ने खड़ा किया था, वहाँ इलाज क्यों नहीं लिया? ठीक है, इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन अभी विभांशु जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर ये मांगना ही चाह रही है तो शायद इनको पता नहीं है कि जो आई सर्जरी हुई है राघव चड्ढा जी की, वो इंडिया के, इनके जो मोदी जी जो गाना गाते हैं, इनके अस्पतालों तक में नहीं, मतलब वो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था जो सिर्फ और सिर्फ लंदन में। मैं डॉक्टर हूँ मैडम, तो मैं बता रही हूँ, आप आज तक इतने इंडिया में वो सर्जरी हम डेवलप नहीं कर पाए। बिल्कुल होती है रिटाइनल डिटैचमेंट सर्जरी, बिल्कुल नहीं। तो मोदी जी को भी भोजन बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत होती है? हमारे भारत में खाना उत्पन्न नहीं होता है क्या? जैसा अभी हिमानी जी ने, आप ही ने कहा कि कम से कम आज खुशी का दिन है, आप भी खुशी मना लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में भले अच्छा परिणाम नहीं रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में आप बेहतर स्थिति में आए हैं, तो खुशी मना लीजिए। आज की डिबेट को हम उस दिशा में ना ले जाएं जहां केवल आरोप प्रत्यारोप। यहाँ एक बात जरूर है, आरोप की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के लिए देश की जनता ने दिखा दिया, साबित कर दिया। जिस मोदी चेहरे को लेके चल रहे थे, हाँ। कि मोदी को जनता पसंद करती है, 1,52,000 से जीते हैं जी, है ना? तो ये बनारस की, उसी बनारस की जनता पर जो बोल रहे थे, उसने दिखा दिया, ये मुंह पर तमाचा है नहीं, कि हमने प्रधानमंत्री को नकारा है। देश की जनता ने, अब ये तो इतना तो देश की जनता ने ये भी स्वीकार कर लिया है कि वही प्रधानमंत्री रहे। तो वो तो 400 पार का नारा लेके आए थे। ठीक है। अगर उन्होंने इतने ही मोदी की गारंटी होती तो रोजगार, क्या कहलाता है, महंगाई, जिन जिन के दावे करके आए थे, काला धन वापस लाएंगे, तो काला धन वालों को जो है विदेश भेज दिया, अपने व्यापारी बंधुओं को आगे बढ़ा दिया, देश की जनता गरीबी में चली गई। एक तरफ तो कहते हैं देश में गरीबी, और भी मेहमान हमारे साथ हैं, और भी मेहमान हैं, सभी को बराबर समय दिया जाएगा। बात हुई नोटा की, विभांशु जोशी जी आपके पास आना चाहूँ कि इंदौर सीट को लेकर के जिस तरह से बात हुई नोटा की, एक तरफ जहां हिमानी सिंह जी का कहना था कि उन्होंने आह्वान किया कि नोटा दबाएं, दूसरी तरफ डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी ने जो बात कही कि नोटा जो है वो नकारात्मक परिस्थितियों को उजागर करने के लिए एक स्थिति है, या वो एक तरह का परिणाम है। क्या वास्तव में ये संवैधानिक नहीं है? और यदि नहीं है तो चुनाव आयोग ने इसे शामिल क्यों किया है? और यदि, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी 8,000 से ज़्यादा
नोटा पर वोट दिए गए हैं। और इंदौर में भी बात हुई थी नोटा की कि नोटा दबाएं, कांग्रेस ने आह्वान किया था। लेकिन यदि नोटा दबाने की बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आपने मत का अधिकार छीन लिया, हिमानी सिंह जी ऐसा कह रही हैं। मत का अधिकार नहीं छीना है। यदि संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक संस्था ने किसी चीज़ को लागू किया है तो क्या उपादेयता होनी चाहिए उसकी। जी, ये जो इंदौर का प्रकरण है इसमें जी। दो अलग अलग बातें हैं। एक तो नोटा पर वोट पड़ना, दूसरा कांग्रेस का उम्मीदवार स्वयं सी मर्जी से हाँ। कांग्रेस के दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वो ज्वाइन कर लेता है। ये एक राजनीतिक मामला है जो कि कांग्रेस को स्वयं को देखना चाहिए कि उसके उम्मीदवारों को जो वो चयन करती है, क्या उसके चयन प्रक्रिया में कहीं चूक हुई है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर कहीं जो उनकी समिति थी वो ऐसे व्यक्ति का चयन कर गई जो कि उचित व्यक्ति नहीं था, उनकी विचारधारा में तटस्थता रखने वाला व्यक्ति नहीं था। तो ये तो एक निर्णय राजनीतिक दल जो कांग्रेस था उसका निर्णय था। बात आती है नोटा की। देखिए, हर व्यक्ति का मतदान का एक अधिकार होता है। हाँ। और जो नोटा है वो एक मतदान का अधिकार है। मतदान का अधिकार कि वो किसको चुने। यदि उसको लगता है, मतदाता को ये लगता है कि जितने उम्मीदवार उसमें नहीं खड़े हुए हैं, हाँ। उसमें से चुनने योग्य कोई भी व्यक्ति नहीं है, हाँ। तो वो उसमें से किसी को भी अपने मत को देकर उसको लाभान्वित नहीं करना चाहता। वो अपना पॉपुलर मैंडेट जो है, जनादेश जो है, व्यक्ति विशेष अपना पॉपुलर मैंडेट उस व्यक्ति को नहीं देना चाहता। ऐसी परिस्थिति में वो नोटा को चयन करता है। नोटा किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। नोटा किसी के मतों को खत्म नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति जीत रहा है तो नोटा उसकी जीत को खत्म नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति जीत रहा है, यहाँ पर कांग्रेस को, चूंकि कांग्रेस ने भी एक INDIA नाम से एक अलायंस में शामिल हुई थी, कांग्रेस को भी ये प्रयास करना चाहिए था कि जितने जो उम्मीदवार उसमें खड़े थे, यदि उनका एक उम्मीदवार अलग हट गया था तो वो कोशिश करती क्या कि इंदौर में क्या उन उम्मीदवारों में से कोई अच्छा उम्मीदवार चयन करती, उसके आधार पर उस उम्मीदवार का नाम अपने समर्थन में घोषित करती। जैसे दिल्ली में देखिए, कांग्रेस ने आपके साथ मिलकर उम्मीदवारों का चयन किया, खजुराहो में हुआ है। खजुराहो में हुआ। हाँ। तो ऐसे में दिल्ली में आधे आधे का बंटवारा हुआ, आपके साथ बंटवारा हुआ, और वहाँ पर दूसरी पार्टी को उन्होंने चयन किया। देखिए, हमने देखा किस तरीके से सोनिया गांधी जी ने अपना जाकर वोट डाला, जबकि वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था। तो वहां पर एक नया दृश्य दिल्ली में प्रस्तुत किया कांग्रेस और आपने मिलकर। हाँ। तो ऐसा कांग्रेस ने इंदौर में क्यों नहीं ऐसा प्रयास किया कि जनता को एक कैंडिडेट अपने इंदौर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मौका क्यों नहीं दिया कि वो एक अच्छा कैंडिडेट चुनने की वहां कोशिश करें, बजाय कि वो नोटा को चुने। हाँ। नोटा एक विशेष व्यक्ति का अधिकार है, किसी राजनीतिक दल का अधिकार नहीं है। वो एक विशेष व्यक्ति का अधिकार है। जब व्यक्ति भी अपना मत देने जाता है तो अपने मत का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी विशेष व्यक्ति को देके अपने मत का दुरुपयोग कराए, इसलिए वो नोटा का चयन करता है। बिल्कुल सही कहा कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है। और व्यक्ति यदि मताधिकार का प्रयोग करे, मत का जो परसेंटेज है मतदान का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि जो वो व्यक्ति जो किसी को वोट नहीं देना चाहता है वो भी वोट करने जाए, भले ही वो नोटापा करे। इस तरह से मतदान के प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया की गई। लेकिन यहाँ पर हालांकि हिमानी सिंह जी को आप कुछ कहना चाहिए, वापस आऊँगा आपके पास में। अभी नीरज तिवारी जी से जानना चाहूँगा। नीरज तिवारी जी, वर्तमान के परिदृश्य में आज का दिन देश के लिए बड़ा दिन है और पूरी दुनिया की नज़र भारत के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर लगी हुई है। जी, परिणाम क्या कह रहे हैं, परिणाम की तस्वीर क्या कह रही है? हालांकि बहुत सारे लगभग 200 सीटों के परिणाम आ चुके हैं और इन 200 सीटों के परिणाम में जैसा कि हमने देखा है कि जब डाक मतपत्र की गिनती हुई तब से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी, या फिर यूँ कहें कि NDA ने लगातार बढ़त बनाई और वो बढ़त अभी तक लगातार कायम है। कुछ सीटों पर जरूर ये चीज़ हुई कि कभी प्रत्याशी आगे रहे, प्रत्याशी पीछे हो गए, फिर कहीं प्रत्याशी हार गए, प्रत्याशी जीत भी गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सुबह से जब हमने देखा है कि जैसे ही डाक मतपत्र की गिनती शुरू हुई और पहले रुझान आए, पहले राउंड की काउंटिंग हुई, उसमें रुझान आए, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त लेना प्रारंभ किया था और वो बढ़त अभी तक लगातार बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ये बात कहना राहुल गांधी जी के द्वारा अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि वो सरकार बनाने के विषय में विचार करेंगे, कितना संवैधानिक, कितना लॉजिकल लगती है ये बात? जी बिल्कुल सूरज जी, यदि हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन लोकतंत्र का विजय हुआ है।
क्योंकि अब विपक्ष की पार्टियां ईवीएम पे उंगली नहीं उठाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हर बार जब चुनाव होता था तो ईवीएम एक इनका मुद्दा बन जाता था। जो भी पार्टियां हारती थी हाँ। उनके लिए ईवीएम हो जाता था। हाँ, एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, चाहे वो हारे हों चाहे वो जीते हों, कभी भी ईवीएम पे उंगली नहीं उठाई है। 2009 में कुछ हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी ने कुछ कहा था, उन्होंने एक छोटा सा विषय था, वो एक अलग बात है। मैं हाँ। उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। मैं जी। अभी 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2014 के बाद तो नहीं हुआ। 2014 के बाद नई जी। भारतीय जनता पार्टी, जी, आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी टीम अलग हो गई है। हाँ। मैं उस विषय पे बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मेरा मत है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार होनी चाहिए थी हाँ। भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो करीब है। और कहें तो एक हमारे भारत देश का एक बहुत पुराना इतिहास है, यहाँ पर यात्राएं कभी विफल नहीं होती। हाँ। राहुल गांधी जी ने यात्रा की हाँ। तो विफल नहीं हुआ वो यात्रा। अच्छा। क्योंकि चाहे वो गांधी जी के जमाने से ले लो, हाँ। चाहे अब तक लेते आओ, कभी भी यात्राएं विफल नहीं होती हैं। हाँ। ये सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा। हाँ। और आज की डेट में हम लोकतंत्र की विजय मान रहे हैं। यदि हालांकि मान लो 400 सीटें आ गई होती हाँ। भारतीय जनता पार्टी की, हाँ। तो क्या होता, उस बारे में सोचिए। फिर ये होता कि विपक्ष यही बोलता, अरे ये तो पूरा ईवीएम हैक कर लिया था। हाँ। मशीन पूरी हैक हो गई। हाँ। फिर उसके बाद जब सरकार बनती, हाँ। सरकार के बाद एक तानाशाही अलग से दिखता। मैं हाँ। आपको बताऊं, जिस तरीके से दिख रहा था थोड़ा बहुत करके, लेकिन वो तानाशाही गढ़ा गया था लोगों के द्वारा। हाँ नहीं, वो हाँ। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने नए नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जैसे आप देखेंगे होशंगाबाद में हाँ। दर्शन सिंह चौधरी हाँ। कितने मतों से जीत रहे हैं। हाँ। वो भी तो एक नए कार्यकर्ता ही थे ना। ऐसे तमाम कार्यकर्ता यूथ सामने आए। अब हमारे सामने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया पूरे मध्य प्रदेश में। ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की सरकार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आरोह हिमानी जी। हाँ। अब वो परिवर्तन शायद बहुत ही कम दिखाई देगा। अच्छा, नहीं, परिवर्तन तो खैर होगा। वो परिवर्तन अलग तरह से होगा। सत्ता और संगठन में जो समन्वय का परिवर्तन हमारे सामने आएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये विषय निकल के आए हैं, हाँ। जो मुद्दे हाँ। कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियां उठाती रही हैं, वो कहीं ना कहीं सही होती गई। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, हाँ। आरक्षण का मुद्दा आ गया अपने सामने। अब आरक्षण का मुद्दा थोड़ा तूल पकड़ लिया, क्योंकि युवा पीढ़ी, पिछले डिबेट में हमने इस विषय पे चर्चा भी किया था कि आपने हमसे राजस्थान के बारे में बताया था। तो हमने बोला था राजस्थान पे ऐसी स्थिति नहीं है। तो वहां पर भी ये स्थितियां अपने को देखने को मिली है। हमने ये भी बोला था वो घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बार बार ध्यान दिया जा रहा है। तो जो घर की सीटें कम होती चली गई है, तो वो दिखाई दे रहा है सामने। अपने घर की सीटें, वो हिंदी पट्टी की सीटें कम होती चली गई। अब बात आई हमारी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर के पूरे विश्व में चर्चा है। हम भारत की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, अयोध्या में हुआ क्या। तो मुद्दा ये है कि वहां पे युवा पीढ़ी जो है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, करोड़ों में है। तो वो क्या है, उनको लगता है कि यार मुझे तो चाहिए तो सरकारी नौकरी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ा मुद्दा होता है। यूपी और बिहार, इवन राजस्थान, अब तो मध्य प्रदेश भी उसकी लिस्ट में आ गया है। ओवरऑल मिला के देखें तो आज हमारे भारत में बहुत संतोषजनक स्थिति है कि ये जनता में विश्वास है कि भैया ईवीएम नहीं खराब है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। जनता ने जिस तरीके से मत दिया है उस तरीके से रिजल्ट सबके सामने पारदर्शिता से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ईवीएम की हैकिंग नहीं है, ईवीएम बिल्कुल खराब नहीं है, ईवीएम बिल्कुल सही है, सुरक्षित है और स्ट्रांग रूम में कोई कैमरे बंद नहीं हुए हैं, कहीं लाइट नहीं गई है स्ट्रांग रूम में। और कहीं पर जैसा कि हमने एक पोस्ट भी देखी थी, हालांकि देश न्यूज पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, जो पोस्ट भूपेश बघेल के नाम से वायरल थी कि ईवीएम के नंबर बदल दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रुझान है और जो परिणाम सामने आ रहा है, मतलब वो निष्पक्षतापूर्ण हुए चुनाव का परिणाम है। हिमानी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर एक सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। जी, मैं बिल्कुल धीरज, मैं आप मुझसे ही पूछ रहे हैं ना? जी जी जी। धीरज जी की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जैसा उन्होंने बोला कि जो तानाशाही थी वो गढ़ी गई थी, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सामने साबित कर देती हूँ कि तानाशाही बिल्कुल कायम थी और उसको ही देखते हुए जनता ने इस तरह का परिणाम दिया है। और जब आप ये मानते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने के लिए एक एक पायदान चढ़ना पड़ता है, तो उतरने के लिए भी एक एक पायदान ही
बहुत कम केसेस में ये होता है कि सीधे जमीन पर लाकर पटक दिया जाता है। तो ये सीढ़ियां उतरने की अब शुरुआत हो गई है। अगर आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए तो वो पूरा तानाशाही पूर्ण फैसला था। आप सीए और एनआरसी को देख लीजिए, इसको सिर्फ एक हिमानी जी, मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूँ कि आपके ही नेताओं ने माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोला है कि तानाशाह है, तानाशाह, तानाशाह है। तब भी टोक सकती थी। प्लीज धीरज भाई सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आप बताइए कि सीए और एनआरसी आपकी बहुमत की सरकार थी, आपने क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि आप इसको सिर्फ एक राजनीतिक टूल के तौर पर यूज करना चाहते थे। ये बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया था। आप ये बताइए कि अयोध्या की जनता को जिस तरह दबाकर उनसे अतिक्रमण, उनके घरों को तोड़ दिया गया, ये उसका जवाब दिया गया है। अजय मिश्रा टहनी उसी चीज का जवाब है। और बहुत सारी जगह उदाहरण लेंगे तानाशाही, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को आप मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम का 2000 करोड़ का घोटाला है जिसके ऊपर आवाज नहीं निकल रही। एक 50-100 करोड़ के घोटाले के लिए आपने चुनाव के एंड समय पर माहौल बनाकर एक मुख्यमंत्री को एक आम आदमी की तरह जेल में डाल दिया ताकि चुनाव को पूरी तरह प्रभावित किया जा सके। आप इसको तानाशाही नहीं मानते? आपने अकाउंट सीज कर दिया, आप उसको तानाशाही नहीं मानते? और आप कह रहे हैं ये दूसरी पार्टी है। आप ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन समझेगा कि यात्राएं हिंदुस्तान में कभी असफल नहीं होती। अडवाणी जी ने जो यात्रा की थी राम मंदिर का मुद्दा उठाने के लिए, उसी के बाद भाजपा इस स्थिति पे आ रही है और उनको साइड बिठा के रख दिया गया। इस बात को भारतीय जनता पार्टी से मुझे ज्यादा कौन समझ सकता है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस को और खासतौर से आपको अडवाणी जी की बहुत चिंता है। मैं चाहूंगा कि उन्हें सम्मान देने के लिए यदि आप अपनी पार्टी में शामिल करते तो वरिष्ठ पद पर उन्हें जरूर बिठाइएगा ताकि उनका सम्मान बरकरार रहे। और कहना चाहूंगी जी एक चीज और कहना चाहूंगी कि वाराणसी की जीत को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये लोकतंत्र के जो चुनाव होते हैं वो लोग लड़ते हैं और लोग वोट देते हैं। पर एक बायोलॉजिकली जो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, वाराणसी की जनता ने उसे अपना वोट देने के लायक नहीं समझा। चलिए वो एक अलग विषय है। आश्रम में बैठेगा, पूजा पाठ करवाएगा, वो प्रधानमंत्री पद के योग्य कहाँ रह गया? चलिए ठीक है। अब हालांकि जनता ने वहां अभिमत अपना दे दिया। आपने एक जिक्र किया था इंदौर के नगर निगम घोटाले को, तो आपको बता दूं कि उसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोगों को पुलिस तलाश कर रही है। इंदौर में जो फर्जी बिल लगा करके 165 करोड़ के घोटाले की बात आपने जिस घोटाले की जिक्र किया था, और उस घोटाले को 65 करोड़ का नहीं 2000 करोड़ का घोटाला है वो लगातार 2019 से जो बिल लगाए गए थे वो टोटल जो है 1800 करोड़ के हैं, और वर्तमान में जिस घोटाले की बात करें 165 करोड़ की बात है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1800 करोड़ का घोटाला आपको नहीं लगता? नहीं, बराबर है। मैं 18 रुपए की बात कर रहा हूँ कि 18 रुपए का 18 रुपए की बेईमानी होती है, वो अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रुझानों पर। आपको लगता है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करवाने दिए गए? तो आपको लगता है चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं? जेल में डाल दिया आपको गया, लगता है चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए? अकाउंट सीज करवा दिए। चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए क्या? चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए क्या? चुनाव निष्पक्ष कराने से नहीं रोकने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि किसी मुख्यमंत्री को इस तरह जेल में डालना देना चुनाव ठीक तरह से करवाने की सूचना है, या आपको किसी विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज करवाना आपको सामान्य बात लगती है? सूरज जी, एक पुरानी बात बताना चाह रहा हूँ। न्यायालय जाना चाहिए था ना आपको। न्यायालय तो सर्वोपरि है ना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आप न्यायालय चले जाते हैं। घोटाले की बातें आप और हम इस तरह मामूली रूप से कर रहे हैं, ये तो नेशनल न्यूज बन जानी चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आपकी भूमिका है कि आप जाइए जनता के बीच में। आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को उतर के आना पड़ा था और चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देनी पड़ी कि चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो और मशीनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के इंटरफियरेंस हुआ है। मतलब नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई कसर छोड़ी। चुनाव तो निष्पक्ष हुआ है ना, लेकिन ये तो स्वीकार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उतरने के बाद, आदेश देने के बाद चुनाव निष्पक्ष, आप स्वीकार करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय को हमारे उतरना पड़ा। आप ऐसे कैसे मान सकते हैं? कितनी विषम परिस्थितियों में विपक्ष ने चुनाव लड़ा है, उनके पास ठीक है, हर तरफ अड़ंगे लगाने की कोशिश मुझे सर्वोच्च न्यायालय ने ही मुख्यमंत्री दिल्ली को बाहर निकाला, नहीं तो प्रधानमंत्री ने तो पूरी तरीके से रणनीति बना रखी थी कि यहाँ हम निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। हालांकि 2 मेहमान और हैं जिनके अपनी अभिव्यक्ति भी शेष है, लेकिन मैं आप दोनों से आग्रह करके सिर्फ एक सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि 2024 का चुनाव निष्पक्ष हुआ या नहीं हुआ। रीना सक्सेना जी और हिमानी सिंह जी, आप दोनों से मेरा सिर्फ सीधा सवाल है कि चुनाव 2024 का निष्पक्ष हुआ या नहीं हुआ। ये तो अभी जनता के द्वारा निष्पक्ष रूप से वोट दिया गया, लेकिन पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश सत्ता पक्ष द्वारा
की गई। प्रशासन, ईडी, सीबीआई का पूरी तरह दुरुपयोग किया गया। ये चुनाव के पहले किया गया, चुनाव तो निष्पक्ष हुआ ना? जी अभी पता चलेगा। आपके प्रत्याशी जीत कर आए हैं, कहाँ कहाँ क्या आपके क्या हुआ प्रत्याशी है। जीत कर आए हैं, तो आप उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी के तीन सांसद जीते हैं, रीना सक्सेना जी, क्या उनकी जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप कि वो सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। रीना सक्सेना जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो पता चलेगा, अभी तो रिजल्ट पूरा आया नहीं है। हाँ। कहाँ कहाँ किस प्रत्याशी ने क्या समस्याओं का सामना किया है, हाँ। ये सब कल जानकारियां आएंगी। हाँ। तब कौन कहाँ कितना सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कौन हाँ। चुनाव आयोग में आपत्तियां दर्ज करवाएगा, ठीक है। तब वो सारी जानकारियां आएंगी, तब ठीक पता है। चलेगा चुनाव निष्पक्ष। चलिए हुआ है वापस कि आता हूँ आप नहीं हुआ दोनों है। के पास में। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी हिमानी सिंह जी की सबसे टिप्पणी पर। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो भी राज्य सरकारें हैं उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हाँ। कहीं पर भी। हाँ। दूसरी चीज, मेरी छोटी बहन ने किसान आंदोलन का जिक्र किया तो मुझे में से रहा नहीं गया। जी। राहुल गांधी ने 1 या 2 दिन पहले, मुझे लगता है यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी सहमत होंगे, कि एक शब्द का उपयोग किया था, मूसावाला। हाँ। मूसावाला किसके शागिर्द हैं? हाँ। भिंद्रावाला। हाँ। और उसके साथ 295। हाँ। तो हम सिर्फ डॉट्स ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे इससे आगे उस पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक और है। केजरीवाल अलायंस के लिए जो हाँ। पीड़ा व्यक्त कर रही है मेरी बहन, हाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब उनको बेल दी, उसमें तो आप सहमत हैं, हाँ। परंतु सर्वोच्च न्यायालय जो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है उस उससे पे आपका सहमत। क्या बहना है? हाँ। दोहरे चरित्र नहीं हो सकते, चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का भी तो मेरा। सर्वोच्च न्यायालय जो वो करवा रहा है ना, सर्वोच्च न्यायालय बराबर सीबीआई और ईडी की डांट फटकार लगा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है कि 1.5 साल से 2 साल से केस की जानकारी चल रही है और सुई के नोक के बराबर भी एक सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं? तो इसमें भी तो सर्वोच्च जी, न्यायालय जी, बोल ही रहा है ना जी। कि आप ऐसे किसी को जेल में नहीं डाल सकते। नहीं डाल अगर सकते, उसके बिल्कुल। खिलाफ नो कोई समन भेजे सबूत ईडी ने, नहीं है नो तो। समन भेजे, नो पहले समन पर होता उपस्थित था नहीं कि होते तो फिर कोर्ट ईडी में करेगी केस क्या? चलता था, तब सजा होती थी। अब उल्टी प्रक्रिया चल रही है, पहले जेल डाल दिया जाता है, फिर जांचें होती हैं। रीना जी, कार्रवाइयां आप नो इस समन विषय भेजे बीच गए में थे, टोकूंगा। नो समन भेजे गए थे, एक हमको बार पूरी उपस्थित तो हो जानकारी जाते। रखनी चाहिए रीना जी। क्योंकि ईडी के पास एक पावर मिली हुई है धारा 45 की, बिल्कुल जिसके तहत वो अपनी कार्रवाई कर सकता है। हाँ। वो किसी के ऊपर रोक टोक नहीं है, और वो उसका संवैधानिक पावर है, वो अपने हिसाब से और अपना कार्य कर रहा है, उस पर अपने को तो उंगली नहीं संवैधानिक उठानी। पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपोजिशन पे, नहीं, संवैधानिक जहाँ- पावर का मध्य प्रदेश में इतने कहीं नहीं हो रहा है। घोटाले देखिए, हैं, जहाँ कहीं नहीं शक हो रहा होता है, वहाँ वो कार्य पूरे करते हैं। देश ठीक है। में जहाँ घोटाले हो ठीक रहे है। हैं सिर्फ अपोजिशन पे हो रहे हैं। ठीक है। संवैधानिक जी, इस्तेमाल डॉक्टर- पावर का डॉक्टर कोई- अहलूवालिया यही तो जी। तानाशाही दिखा रहा है जी। और पावर का इस्तेमाल समान करिए एक आप। बार, 2 मगर बार नहीं, सबके 9 साथ बार समान दिए होना जाते आप मुझे हैं। बताइए, साथ आप समान मुझे व्यवहार होना एक बात चाहिए। बताइए, कांग्रेस सरकार ही थी जब अन्ना आंदोलन चला था, बाबा रामदेव का आंदोलन चला था, अगर रात को 4 बजे लोग सो रहे थे तो वहां से आप लठ मार के भगा दिए, तो वो कौन सा शासन था? उस समय को याद नहीं कर सकते आप लोग? उस समय भी याद करो ना। हाँ। बाबा रामदेव जी किस स्थिति में उठ के भागे हैं, हाँ। क्या उसे नहीं याद किया जा सकता? हाँ। आज जिसकी सरकार है आप उस पे उंगली उठा रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छी तो बात है, किसने उंगली भगाया उठाना था? चाहिए। वही तो सवाल हम भी कर रहे हैं उठाएंगे नीरज जी उंगलियां। कि भगाया किसने सरकार था? से पत्रकार भी पूछता है, आम जनता भी पूछती है, विपक्ष भी पूछता है। मैं नहीं हूँ। हमें पीछे भी याद करना जरूरी है। मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप पत्रकार हैं तो मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ। पंजाब में केजरीवाल जी ने जाके जी न्यूज चैनल ने जब एक उनके दागी मंत्री के बारे में खबर पहुंचाई तो यहाँ पत्रकार बैठे हैं। हाँ। तो क्या किया केजरीवाल जी ने? जी न्यूज को वहाँ बैन कर दिया। ये हाँ। कौन सा है? ये कौन सा तरीका? ये तो मीडिया पर पाबंदी थी, उस समय बहुत आवाजें भी उठी थी तो इस ये इस तो बात को कांग्रेस लेकर का के। पुराना चरित्र है। आप 1951 मुझे जवाहरलाल बात नेहरू, बताइए, इंदिरा सवाल गांधी ने पूछिए, जब माननीय जब जी, इमरजेंसी जी, लगाई, जी। उसके बाद भी धीरे से कितने कह रहे बार हैं कि कितनी हम लोग घटनाएं मीडिया ले सकते हैं? उठाएंगे। आपको मालूम है ना जवाहरलाल नेहरू ने दबे पांव कौन है? फ्रीडम ऑफ नहीं। स्पीच जो उन्होंने अंकित करना था उसको वापस लिया था। हाँ, नहीं, मैं हिमानी सिंह जी, आपका जो सवाल फ्रीडम है ऑफ कि स्पीच तो मोदी जी ने भी छीन ली। नहीं, पत्रकार इन्होंने बोल नहीं भी पाते, शब्द का बोले यूज तो किया, बेइज्जती हो जाती है। पूछिए। क्या पूछने क्या उन्होंने कहा बोलने कि का उंगलियां आप पर भी अधिकार उठेंगी। लिया गया उनसे। उन्होंने कहा बोल उंगलियां आप नहीं पर भी पाते। उठेंगी। बात करिए मैडम, मैं एक बोल बात नहीं सौ बातें पाते। तथ्य दे रही हूँ। पत्रकार मेरा चाहे कोई तो भी बोल नहीं फैब्रिकेट पाते। नहीं ठीक है, ना ठीक है। हिंदी पिक्चर के जैसे। ठीक है, यहाँ जिस तरह से तमाम दूसरी चीज मुझे एक बात बताइए हाँ। कि दिल्ली के घोटाले के लिए अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट बिना किसी जांच के दोषी साबित कर दिए ईडी ने। भाई जब साहब, मध्य प्रदेश में मैडम नरसिंह जी, घोटाला सामने आता है तब किसी मैडम, नेता ईडी के के ऊपर पास कार्रवाई क्यों नहीं करी जाती है? जीरो संवैधानिक टॉलरेंस वाली हक का सरकार है मतलब ना ये नहीं है कि आप उसका तो आपने दुरुपयोग क्यों नहीं करें। वरिष्ठ नेताओं संवैधानिक के नाम हक ये नहीं ढूंढने होता की कि आप कोशिश चलिए, की? ठीक है, कोई एक मिनट, कोई भी प्रमाण नहीं मिले और ले जाएं उठा के। मेरा एक सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल, तानाशाही कहलाता है। मेरा एक छोटा सा सवाल, कहलाती है। मेरा एक छोटा सा सवाल हिमानी, संवैधानिक हक है तो किसी को बिठा के
ठीक है हिमानी सिंह जी चाहे रीना आप सक्सेना involve जी, हो या ना हो, हिमानी सिंह और जी, उसको मेन पार्टी बना देंगे आप। एक मिनट मेरा एक छोटा सा यही तो सवाल कहना चाहिए। है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, यदि यही तो कहा जा रहा है कि एक तानाशाही है। मिनट रीना सक्सेना जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने ईडी को अधिकार दे दिए हैं, यदि जनता आपको मैंडेट देती है, आप सरकार में आएंगे, तो क्या ईडी से वो अधिकार छीन लेगी आरोपी को गिरफ्तार करने का, या उस पर जांच करने का ईडी से अधिकार आप लोग छीन लेंगे क्या? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जी। आप जिस तरह से अगर किसी कोई घोटाला होता है उसमें नेताओं की लिप्तता देखते हैं विपक्ष में, तो नरसिंह घोटाले में और ये नगर निगम के 1800 करोड़ के घोटाले में हाँ। नेताओं की लिप्तता देखते हुए ईडी ने बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं की? सीबीआई ने अपने अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने अपने अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। व्यापक घोटाला है, उस पे कहा सीबीआई ईडी गायब है। व्यापक डंका घोटाले में घोटाला है, बीबीआई का whistleblower 69 लोग मरे हैं दूसरी जिसमें, चीज, ऐसी चीज आपके इतनी दिग्विजय सिंह शर्मनाक के वो है। ऊपर रेत का घोटाला था, भर्ती घोटाला था, उसके ऊपर तो कुछ नहीं किया आप लोगों ने। ठीक है, आपका डंपर घोटाला है, चलिए। छात्रवृत्ति घोटाला है, पोषण ठीक आहार है, घोटाला है, ठीक है, कम ठीक है। से कम 250 से ज्यादा घोटाले हैं देखिए भारतीय किसकी जनता सरकार पार्टी में, देखिए किसकी सरकार में क्या हुआ है, कब किसका शासन काल रहा है, यदि ये लिस्ट लेके हम बात बैठेंगे सीबीआई और तो ईडी के अगले, हमें संवैधानिक लगता है कि अधिकार अगले की चुनाव बात तक कर हम रहे इसी हैं। पर चर्चा करते रहेंगे, 5 साल का समय कम पड़ जाएगा कि किसने क्या कुछ किया है। लेकिन यहाँ आज हम बात कर रहे हैं आज के जनादेश की, जनता के आदेश की, और कहते हैं कि यदि जनता रूपी जो भगवान है, हालांकि हर राजनीतिक दल मतदाता को भगवान ही समझता है, वो तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि चुनाव इस बार एक हमने टिप्पणी सुनी है सोशल मीडिया पर, बड़ा वो इस बात की चर्चा रही है, और तिवारी जी आपके पास ही आना चाहूँगा इस बात को लेकर के कि जनता से जब पूछा गया कि कितने चरण का मतदान है, जनता ने कहा कि ये 9 चरण का मतदान है। जब कहा कि 7 चरण का मतदान है, चुनाव आयोग ने 7 चरणों की घोषणा की, बोले नहीं इसके अलावा 2 चरण और हैं। जो पहले चरण का मतदान है उससे पहले एक चरण आएगा जिसमें चरण जनता के होंगे और माथा होगा प्रत्याशी का, और 7वें चरण के मतदान के बाद एक और चरण आएगा जिसमें माथा होगा जनता का और चरण होंगे प्रत्याशी के जो जीत करके आएगा। ये 9 चरणों के चुनाव विश्लेषण किया गया। तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि क्या वास्तव में, क्योंकि मैंने इसकी पिछली चर्चा में भी एक बात कही थी कि जब चुनाव लागू हुए तब जनता ने कहा कि नेता शहर से चलकर गांव आ गए हैं, लगता है कि देश में चुनाव आ गए, और 5 साल के लिए अब क्या तस्वीर हमारे सामने आने वाली है, ये तिवारी जी आपसे टिप्पणी चाहता हूं। नहीं, एक अब 8वां चरण तो आज दिख गया लखनऊ में जी सही है। हाँ, वो तो दिख ही गया, अब 2-4 दिन बाद और दिख जाएगा हाँ। अगला चरण। लेकिन जो ये सरकार चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हाँ। ये सरकार 2 व्यक्तियों पे निर्भर करता है, एक चंद्रबाबू नायडू जी और एक नीतीश कुमार जी, जिनका पिछला इतिहास हाँ। बड़ा गजब का रहा है। बिल्कुल, ये कहाँ जाएंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ। आज कल अभी बात आ जाए, वो तो बैनर लगा के रखते हैं कि हम सबके हैं, हम सबके हैं वो तो बैनर लगा के कल रखते हैं। यदि इनके पास सूचना आ जाए हाँ। कि आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं और आपको गृह मंत्री बना रहे हैं, हाँ। सुबह ही सुबह ये बदल जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये स्थिति देश में है क्योंकि ये सिरदर्द वाली राजनीति फिर से स्टार्ट हो गई है। हाँ। जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो देश में कुछ कार्य दिखते हैं। हाँ। यदि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है तो देश में कार्य नहीं दिखाई देते। हाँ। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। बिल्कुल। इसमें हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम बहुत फॉलो करते हैं। हाँ। तो उनकी बात मैं मानता हूं कि वो 1 सीट क्या 2 सीट से भी अपना नाता तोड़ देते। कहते जब हम स्वतंत्र होकर सरकार ही नहीं चला सकते हैं तो उस सरकार को चलाने से मतलब क्या है। हाँ। तो घिस घिस के जो सरकार चलाई जाए तो जी। वो सरकार नहीं होती है। बिल्कुल। देश बस ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि समय की सीमा है, लेकिन विभांशु जोशी जी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं पूरी चर्चा पर आपसे। मैं चाहूंगा 1 मिनट अपनी बात खत्म करें विभांशु जोशी जी। जी देखिए, ये सूरज जी, जनादेश मैं 2024 जो जी है, जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल जी विभांशु हिमानी जी कुछ बोलना चाह रही है, यदि उनको ही नहीं, सुने हम नहीं, तो नहीं, मैं बताइए। आज्ञा ले रही हूँ, बस जी। सर मुझे दूसरी जी डिबेट जी में बिल्कुल जाना है। बस मैं 1 मिनट सम्मान में से- विभांशु जोशी जी की प्रतिक्रिया जी, के बाद जी। 1 मिनट के बाद हम तो परिचर्चा को देखिए, विराम देंगे। जनादेश 2024 जो है जी। वो समाप्त हो गया है। काउंटिंग चल रही है, कुछ जी। और कुछ परिणाम आ चुके हैं, कुछ परिणाम आने बाकी हैं। हाँ। जनता का मत सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसे हमें सभी राजनीतिक दलों को उसको स्वीकार करना चाहिए, यदि उनके पक्ष में है तो और उनके विपक्ष में है तो। बिल्कुल। लोकतंत्र में ये बड़ा अधिकार है। चुनाव आयोग ने लगातार इस बात को सवाल उठाया है जी। कि यदि आपके पास किसी भी दल के पास कोई सबूत हो हाँ। तो उस सबूत को लेकर आए। ओपन अपील चुनाव आयोग ने करी है। हाँ।
तो जितने भी राजनीतिक दल इस चर्चा में शामिल हैं, हाँ। उनके जितने भी राजनीतिक दलों के मुखिया हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाने से पहले हाँ। अपने तथ्यों के साथ चुनाव आयोग में जाएं और अपनी आपत्ति दर्ज करें, क्योंकि लोकतंत्र का मजाक उड़ाना इस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र हम पर है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारत को। लोकतंत्र के महापर्व की पूर्ण आहुति होने वाली है और इस पूर्ण आहुति के साक्षी हैं हम और आप सभी, जहां जनता ने अपना जनादेश दिया है। हालांकि बिंदु और हैं लेकिन जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, रीना सक्सेना जी, विभांशु जोशी जी, हिमानी सिंह जी, नीरज तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है जन के आदेश की, जनता के आदेश की और जनादेश की। तो जनादेश की जो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं जनादेश के अनुसार। हालांकि सरकार बनाने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को दोहराया जाएगा या फिर एक नए इतिहास की रचना हमारे और आपके सामने होने वाली है। कहीं मत जाइएगा, नए आंकड़े नए मेहमानों के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।